अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। ये अंक प्रस्तुत किया जाए या नहीं, इन मुद्दों पर बात की जाए या नहीं, और ये बात आपको रुचिकर लगेगी या नहीं, इस विषय में हम नहीं जानते। लेकिन एक मनुष्य, एक नागरिक और एक जीव और एक संवेदनशील हृदय, इस भूमिका पर जब हम स्थित होते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि इस विश्व का सभी प्रकार का निर्देश, सभी प्रकार की बातें मानवता से और ये संपूर्ण विश्व से जुड़ी हुई रहती है। कोई भी बात, कोई भी मुद्दा हमसे अलग नहीं हो सकता और हम इन मुद्दों से अलग नहीं हो सकते। अगर कोई ये कहे कि कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व है और वो केवल अध्यात्म और धर्म की ही चर्चा करे, तो फिर उसको खाना भी है, इस समाज में रहना भी है, उसे यानी जिसे कहते हैं कि अन्न, वस्त्र और घर, छत सब कुछ चाहिए। तो इस तरह वो व्यक्ति केवल आध्यात्मिक ही नहीं रह सकता, उसको व्यावहारिक और दुनियादारी के पक्षों में भी सहभागी होना ही पड़ता है। और यदि वो ऐसा हठ पकड़ के बैठा कि मैं केवल उन्हीं बातों पर चर्चा करूँगा जो मेरा क्षेत्र है, तो फिर वो न जी सकता है, न अपना कर्तव्य निभा सकता है। आइए ऐसे कुछ बातों पर चर्चा करें। शायद वो आपको रुचिकर न लगे, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते और इन मुद्दों से हम सभी का संबंध होने के नाते हम कुछ मुद्दे उठाएं, चर्चा करें और आप सबको यह आह्वान करें कि आप भी अंतर्मुख होकर इन बातों पर विचार करें और अपना अपना जो कुछ भी आपका निर्णय हो या जो कुछ भी आपका सिद्धांत निश्चय हो, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही नमूद करें। पहला प्रश्न यह है कि किसान को क्या अपने उत्पादन का भाव तय करने का अधिकार हो या न हो? क्योंकि जब हम देखते हैं कि वस्त्र उत्पादक अपने वस्त्र का भाव निश्चित करता है, एक जूता बनाने वाला अपने जूते का भाव निश्चित करता है, तो क्यों न किसान को भी अपने फसल पर आने वाली लागत और उस लागत पे यानी जो उसको अनुमानित मुनाफा है वो निश्चित करके कृषि उत्पादनों पर अपना भाव निश्चित करने का अधिकार मिले। क्या इसमें कहीं गलत बात लगती है किसी को? दूसरा ये है कि किसान को हम कब तक दबाकर और यानी उसको शोषित बनाकर रखेंगे, जबकि उसको लागत का भी उसका रिफंड नहीं होता। बिजली के दर कहाँ जा रहे हैं और उसके खाद और अन्य प्रकार की जो उसको लगने वाली जो सामग्री है उसके भी भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और फिर हम अगर उसको इस बंधन में डाल देंगे कि उसको इसी भाव में और इसी मंडी में अपना माल बेचना है, तो क्या ये उचित होगा? और क्या इस तरह धीरे धीरे वो कृषि छोड़कर शहरों की ओर नहीं दौड़ेगा? और जो किसान आज हमारा अन्नदाता, अन्न उत्पादक बना हुआ है, क्या वो इस शहरों की भीड़ का हिस्सा बनकर हमारे बेरोजगारी और यानी जिसे कहते हैं कि अराजकता का हिस्सा बन जाए? क्या ये ऐसा कोई चाह सकता है? तो मित्रों, ये भी एक मुद्दा आपके साथ प्रस्तुत करने का मानस था जो हमने किया। अब ये दूसरा मुद्दा है कि न्याय व्यवस्था पर मनुष्य का भरोसा क्यों हो और कैसे हो? अगर न्याय समय के अंदर मिलता है और न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी होती है, तो किसी भी व्यक्ति का न्याय व्यवस्था पर विश्वास रह सकता है। लेकिन अगर वो देखता है कि 70 वर्षों तक मुकदमे लंबित रहते हैं और इन मुकदमों में लंबित रहने के कालावधि में साक्ष्य भी
यानी निकल जाते हैं और जो प्रमाण है वो भी गायब हो जाते हैं, और अंततः इस लेट लतीफ़ी की वजह से गुनाहगार बेगुनाह सिद्ध होकर छूट जाता है। तो क्या सामान्य आदमी का भरोसा इस न्याय व्यवस्था पर रह सकता है? क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उसको एक समय की सीमा में बांध दें कि मुकदमों का निर्णय इस सीमा के अंदर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए? क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते? और जिन बातों से न्याय प्रभावित होता है, जैसे कोई जघन्य अपराध करता है और कुछ ही दिनों में अगर वो यानी सेटिंग के बल पर जमानत या ऐसे ही किसी बात को लेकर बाहर आता है और गवाहों और साक्ष्यों के साथ, प्रमाणों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो क्या उस प्रकरण में हम न्याय की आशा रख सकते हैं? ये भी अवश्य ही विचारणीय है, और ये सचमुच ही विचार करने वाली बात है कि किस तरह सामान्य जन का विश्वास इस न्याय व्यवस्था पर कायम रहे, और वो भी न्याय के लिए न्यायालयों पर आश्रित रहे, न्यायालयों की ओर देखे, और वो भी न्याय अपने हाथ में लेने का न सोचे। अगर वो देखता है कि बार बार अन्याय होता है और जिसके पास धन है वही न्याय को अपने पक्ष में यानी पलटाने में सक्षम हो गया है, और न्याय व्यवस्था खर्चिक हो गई है जो कि उसके दायरे से बाहर जा रही है, तो ये कितना भीषण समय हमारे सामने उपस्थित होगा, और कैसा भीषण दृश्य होगा जब सामान्य जनता न्याय से विमुख हो जाएगी और खुद का न्याय खुद ही करने पर आ जाएगी। ये कितना भयानक मंजर हमारे सामने होगा, और उस समय क्या हम संविधान की, न्याय व्यवस्था की, अहिंसा की, मनुष्यता की दुहाई दे सकेंगे? और क्या इसके लिए हमने अपनी छवि को दर्पण में नहीं देखना चाहिए कि ये सब कानून, कायदे, संविधान, न्यायपालिका सब कुछ उपस्थित रहते हुए भी सामान्य व्यक्ति पर अन्याय होता है, और वो अन्याय भोगने के लिए ही जब उसके सामने कोई अन्य पर्याय नहीं होता तो वो क्या करे और कहाँ जाए, और क्या फिर भी वो ये कहे कि नहीं नहीं हम न्याय व्यवस्था पर यानी विश्वास बनाए ही रखेंगे? ये तो अन्याय हो जाएगा, और अगर अन्याय ही होने का है तो फिर क्या कहें? अब आप सब विचारणीय बात है और आप सब विचारक हैं, ऐसा सोचकर ही हम आपके सामने इन मुद्दों को रख रहे हैं। फिर तीसरी बात यह है कि क्या किसी जाति विशेष में जन्म लेने पर ही मनुष्य को सहूलियतें मिले? क्या जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं, क्या हमें जिन्हें यानी जिसे कहते हैं कि उच्च जातियां कहते हैं, क्या उन जातियों में निर्धन और जिसे कहते हैं कि विपन्न व्यक्ति नहीं मिल सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है कि जो सवर्ण है वो सभी धनाढ्य ही वर्ग में जन्म ले, ऐसा हो सकता है? तो इस विषय में भी हमें ध्यान देना होगा, और सहूलतें हमें आर्थिक दृष्टि से विचार करके ही देना चाहिए। ये भी एक सुझाव इस अंक के माध्यम से हम अपने प्रेमी पाठकों के आगे प्रस्तुत करते हैं। आप सभी प्रबुद्ध हैं, अवश्य ही विचार करेंगे। तीसरी बात यह है कि हमारा संविधान जो है वो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। तो धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? अधर्मी को धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा क्या? तो सबसे पहले तो यही विचार करना आवश्यक होता है कि धर्म कहते किसे हैं? जिसमें सब लोग, सभी मिलजुल कर रहे, भेदभाव रहित अवस्था हो, पक्षपात रहित अवस्था से सभी का जीवन यापन हो। क्या ऐसा राज्य सेकुलर नहीं कहा जाएगा? या किसी विशेष तबके का या किसी विशेष गुट का, वर्ग का पक्षपात करने को ही सेकुलरिज्म कहा जाएगा? अगर यही सेकुलरिज्म है तो फिर अधर्मी राज्य क्या होते हैं? इसका भी हमें अवश्य ही विचार करना होगा। अगर
हम किसी लालच में, जैसे ओट है या धन है, ऐसे किसी लालच में अगर हमारे निर्णय प्रभावित होते होंगे तो फिर क्या उसको ये निष्पक्ष और धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है? ये भी अवश्य ही विचारणीय बात है। अब अंत में हम अपने लिए भी एक बात कहें जो कि हमारे व्यक्तिगत रूप से हमसे संबंधित है, कि जैसे कोई धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, क्या वो राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर सकता? क्या उसे अधिकार नहीं है? क्या कोई गरीब व्यक्ति है, क्या वो यानी उससे संबंधित मुद्दों को नहीं उठा सकता है? क्या यानी जैसे कहा जाए कि क्या एक नागरिक को अपने देश के विषय में, अपने देश की व्यवस्था के विषय में, अपने देश के आगे उपस्थित चुनौतियों के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो जितनी यानी गंभीरता से सक्षम और समृद्ध और आधिकारिक व्यक्ति की बात सुनी जाती है, क्या उतनी ही गहनता और गंभीरता से सामान्य व्यक्तियों की बातें नहीं सुनी जानी चाहिए? तो मित्रों, आज इस अंक में इतना ही। ये सब हम अपने मित्रों से चर्चा कर रहे हैं। इसमें अगर कहीं न्यायालय का अवमानना हुई हो या हमारे राजनीतिक पक्ष की कोई यानी जिसे कहते हैं कि हमने मर्यादा को तोड़ दिया हो, तो हम शिक्षा भोगने के लिए अवश्य ही उपस्थित है। आप सब निर्णय करेंगे, वो यानी जिसे कहते हैं कि शिक्षा, वो सज़ा हम मंजूर करते हैं और आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इन बातों पर अवश्य ही विचार हो और आप सभी सक्षम प्रबुद्ध व्यक्तियों से इसी तरह अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल प्रेम की याचना करता है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।